औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मंशा यूसुफ आपको इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब सदर्न बिजनेस स्कूल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 बीबी ऑनर थर्ड सेमेस्टर की क्लास पढ़ने में हमने पीरियोडिकल और परपेचुअल सिस्टम देखे थे दोनों। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इसकी बेहतर समझ होगी आ गई होगी, और अगर कोई क्वेरी है अभी भी है तो आप अभी भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि जो चीज़ पहले आई है वो पहले जाएगी, और इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि फिजिकली आपकी गुड्स का फ्लो कोई भी हो सकता है। ये सिर्फ बुक में रिकॉर्डिंग के लिए FIFO और एवरेज कास्टिंग मेथड चलते हैं। FIFO में जो चीज़ पहले आई थी उसकी कास्ट पहले कास्ट ऑफ सेल को असाइन होगी, और एवरेज कास्टिंग में हर परचेज के टाइम पर हम नई यूनिट कास्ट कैलकुलेट कर लेंगे और इशू के टाइम पर वही कास्ट हम कास्ट ऑफ सेल को असाइन करेंगे। तो वेरी सिंपल है। पीरियोडिकल में और परपेचुअल में डिफरेंस ये है कि परपेचुअल में हम कार्ड मेंटेन करते हैं और हर ट्रांजैक्शन हम टाइमली रिकॉर्ड करते रहते हैं, जबकि पीरियोडिकल में पूरे पीरियड के एंड पे जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी और जो हमारी टोटल परचेज है उसकी कास्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, और फाइफो में इशू समझते हैं कि ऊपर वाले सारे हो चुके हैं और जो हमारे पास इन्वेंट्री बची है वो एंड वाले आइटम बचे हुए हैं, और नीचे से काउंट करना शुरू करते हैं। जहाँ इन्वेंट्री की वैल्यू पूरी हो जाती है उसको कास्ट असाइन करके हम एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी जो बच गई वो सारी कास्ट ऑफ सेल्स है। एवरेज कास्टिंग में पीरियोडिकल में हम ओपनिंग इन्वेंट्री की कास्ट और टोटल परचेजेस की कास्ट को ऐड करके ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट और टोटल परचेजेस के यूनिट के टोटल पे डिवाइड करते हैं। एक एवरेज पूरे पीरियड की वैल्यू आ जाती है। उस वैल्यू पे हम कास्ट ऑफ सेल्स को भी वैल्यू करते हैं, और जो यूनिट्स बच गए हैं उसको मल्टीप्लाई करके एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमें बैलेंस शीट में रिपोर्ट करनी होती है। तो ये तो था हमारा इन्वेंट्रीज का चैप्टर। आज हम वीक नंबर 16 लेक्चर नंबर 16 हमारा आज के इस सेशन का इंशाल्लाह ये लास्ट लेक्चर है, इसमें पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे। इसमें हमने फाइनल टॉपिक हमारा अकाउंटिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको अगर याद हो तो हमने अकाउंटिंग साइकिल में भी लास्ट जो फेज़ था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का वो देखा था, और इसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे बैलेंस शीट भी कहा जाता है, और इनकम स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है, इनको किस तरह तैयार करना है ये हम सीखेंगे। और इसके बाद हम इंशाल्लाह एग्ज़ाम की तरफ चले जाएंगे। आपको पोर्टल पे भी नोटिस मिल चुका है, हम लोग भी अवेलेबल हैं। आपको अगर कोई उस पर डिस्कशन करनी हो तो हम आपको समझा सकते हैं। पेपर पैटर्न क्या होगा, डेफिनेटली ओपन बुक सिस्टम है। आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 आपने अटेम्प्ट करने होंगे, 40 मार्क्स का पेपर होगा, और आपको जो गिवन टाइम है उस गिवन टाइम के बाद आपने वो पेपर अपलोड करना है। हम लोग चेक करके मार्क करेंगे और आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। आपकी जो असाइनमेंट्स हम साथ साथ देते रहे हैं वो आपके टोटल 60% मार्क्स को के लिए काउंट होंगी। उसमें से वेटेज 60 मार्क्स का होगा 100 में से, तो उनके टोटल मार्क्स को 60 में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और इसके लिए आप चैप्टर नंबर 7 और 8 जो आपके बुक से चैप्टर्स है उन्हें कंसल्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये एक स्टूडेंट्स आपके पास मैंने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे दिया। पहले आप फॉर्मेट को ज़रा गौर से देख लें तो फिर आपको इंशाल्लाह बेहतर समझ आ जाएगी कि हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। अब ये फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें आइटम तकरीबन इसी तरह से होंगे। तो सबसे पहले जिस बिज़नेस की हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हूँ उसका नाम लिखना होता है। ABC कंपनी, मुश्ताक एंड सन्स, पेल, होंडा, या जो भी कंपनी है उसका नाम आ जाएगा जो उसका रजिस्टर्ड नेम है। दूसरी लाइन में हम डॉक्यूमेंट का नेम लिखते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम है इनकम स्टेटमेंट, तो हमने वही लिख दिया। तीसरी में हमने डेट या पीरियड लिखना होता है,
तो इनकम स्टेटमेंट एक पूरे पीरियड के लिए, आपका पीरियड नॉर्मली 1 साल होता है, तो हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st, जो भी आगे साल है, 2009 है, 2020 है, 2019 है, तो ये आप लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st, आगे ईयर आप करंट जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। एक कॉलम आपका ये डिटेल्स का होता है, दूसरा कॉलम आपका रुपीस का जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं, और तीसरा कॉलम फाइनल कैलकुलेशन के रिजल्ट का होता है। और यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी हमेशा इनकम स्टेटमेंट में पहला आइटम होगा वो सेल्स होगी। रेवेन्यू को हम पहले लिखते हैं और एक्सपेंसेस को बाद में लिखते हैं, और सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे तो ये हमारे पास नेट सेल्स फाइनल कॉलम में आ जाएंगी। जो हमने एडजस्टमेंट करनी होती है वो हम सेकंड कॉलम में करते हैं, थर्ड में फाइनल फिगर लिखते हैं। इस नेट सेल में से माइनस करनी होती है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करने के लिए ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी जो गुड्स की होगी वो लिखेंगे, उसमें परचेजेस को ऐड करेंगे। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड होता है कि उन खरीदी हुई गुड्स को अपने गोडाउन में लाने तक का जो खर्चा है, वो कैरेज भी हो सकता है, वो रास्ते में फ्रेट भी हो सकता है, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नाम से भी हो सकता है, रास्ते में कोई टैक्स भी पे करना, जैसे मासूल टैक्स होता है, चुंगी पे कोई पे करना होता है, वो भी हो सकता है, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस भी हो सकते हैं, तो वो सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये एक आपको समझाने के लिए एक लिख दिया है, तो ये 4-5 आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो आप लिख लेंगे, और इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे, तो ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री और यहाँ तक ये जो ब्रैकेट लगी है इसका मतलब ये चीज़ माइनस हो रही है, तो ये परचेज रिटर्न भी माइनस हो रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी माइनस हो रही है। ये जो वैल्यू आएगी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ये नेट सेल में से माइनस होनी है, इसलिए इसको भी हमने ब्रैकेट लगा दी। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसके आगे ग्रास प्रॉफिट में हम कोई अदर इनकम है, अगर इस बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, उसका रेंट आ रहा है, कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं से प्रॉफिट्स आ रहे हैं यानी डिविडेंड वगैरह आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। ऐड वाली अमाउंट्स, ये एक्स का मतलब कोई भी अमाउंट है आपकी, उनके साथ कोई ब्रैकेट नहीं होगी, जो नेगेटिव अमाउंट्स है उनके साथ ब्रैकेट होगी। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके होंगे, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके सेल्स के और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, तो उसमें सैलरीज आपकी हो सकती हैं, आपका कैरेज आउटवर्ड यानी जो चीज़ें बाहर जा रही हैं जो आप बेच रहे हैं उनका किराया हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, मोटर कार एक्सपेंस हो सकता है, अदर एक्सपेंस कोई हो सकता है, इंटरेस्ट पेमेंट हो सकती है, कमीशन पेमेंट हो सकती है, डेप्रिसिएशन हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ जितने भी आपके कारोबार के अखराजात हैं वो सारे जमा करके आपकी इस इनकम में से माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आंसर आया है तो नेट प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव आया यानी एक्सपेंसेस की वैल्यू ज़्यादा थी तो फिर हम उसको नेट लॉस कहेंगे। तो ये स्टूडेंट आपकी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। इसके बाद बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट आप देख लें। इसमें भी पहली लाइन में नेम ऑफ द बिजनेस, फिर नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, और इसमें फॉर द पीरियड नहीं लिखते, ये साल के आखिरी दिन की पोजीशन बता रही होती है, तो इसमें लिखते हैं एज एट 31 दिसंबर और आगे ईयर लिख देते हैं। इसमें दो कॉलम होंगे, पहले हम एसेट्स लिखते हैं और एसेट में भी नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स और फिर इनटेंजिबल एसेट्स और फिर करंट एसेट्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, और इसमें से इनकी डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं और फिर इनकी टोटल वैल्यू आ जाती है। फिर करंट एसेट में इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, प्रीपेड्स, ये सारे जमा करेंगे। दोनों को जमा करें टाइप के एसेट्स को, तो ये हमारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे। फिर आपके पास कैपिटल एंड लायबिलिटी है। कैपिटल में आपका ओपनिंग बैलेंस, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स में से माइनस करेंगे, लॉस होगा तो वो भी माइनस फिगर होगा, तो ये आपका कैपिटल का एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। करंट नॉन करंट लायबिलिटी आपका कोई बैंक लोन है वो आ जाएगा।
करंट लाइबिलिटी आपके अकाउंट पेबल और अदर पेबल्स आ जाएंगे। आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेबल है, आपके कोई वेजेस सैलरीज पेबल हैं, रेंट पेबल है, वो सारे यहाँ पर आके, तो तीनों टाइप के ये आइटम यानी कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी ऐड करेंगे तो ये टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी का टोटल आ जाएगा। और ये टोटल एसेट्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपके इक्वेशन आपने पढ़ी थी तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो ये फॉर्मेट है। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ये आपकी एग्जाम्पल एक बुक से मैंने उठाई है। इस सवाल को करने के लिए आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस दी जाएगी। तो ये बी स्विफ्ट कंपनी की ट्रायल बैलेंस आपको 31 दिसंबर 2005 की दी हुई है। ट्रायल बैलेंस के दो कॉलम हैं, डेबिट और क्रेडिट। आप इस ट्रायल बैलेंस को पढ़ेंगे तो इसमें सारे आइटम होंगे, एसेट्स भी होंगे, लाइबिलिटीज भी होंगे, कैपिटल भी होगा, रेवेन्यूज भी होंगे, एक्सपेंस भी होंगे। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उनके साथ उनकी क्लास लिख लें। जैसे सेल्स है तो रेवेन्यू है, परचेज है तो एक्सपेंस है, रेंट है तो एक्सपेंस है, लाइटिंग एक्सपेंस है तो ई लिख लें इसके साथ, जनरल एक्सपेंस ई लिख लें, फिक्सचर एंड फिटिंग एसेट है, डेटर एसेट है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बैंक एसेट है, कैश एसेट है, ड्राइंग्स ये कैपिटल वाले पोर्शन में जाएगा और कैपिटल ये भी कैपिटल वाले पोर्शन में जाएगा। तो इनके साथ आप सारे एब्रीवेशंस लिख लें, यानी एसेट के लिए ए लिख लें, कैपिटल के लिए सी लिख लें, रेवेन्यू के लिए आर लिख लें, लाइबिलिटी के लिए एल लिख लें और एक्सपेंस के लिए ई लिख लें। और प्लस इधर नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 इस तरह, और इधर अमाउंट्स के साथ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब वहाँ पर लिख रहे होंगे तो आइटम के सामने वाली आप बिल्कुल ठीक सीरियल नंबर को देख के वो वैल्यू उठाएंगे, आपसे गलती नहीं होगी। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये ट्रायल बैलेंस थी और इसमें से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है। आप 2 लाइनों में भी हेडिंग लिख सकते हैं, 3 लाइनों में भी लिख सकते हैं। तो ऊपर बिजनेस नेम आ गया, फिर डॉक्यूमेंट का नाम आ गया, और फिर ये यहाँ से तीसरी लाइन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, चाहे तो इसे साथ ही लिख लें या तीसरी लाइन में लिख लें। अब सबसे पहले सेल्स आएगी, ये हमें पता है फॉर्मेट में। तो सेल्स की वैल्यू है 38,500। चूंकि इसमें कोई रिटर्न नहीं थी तो हमने डायरेक्टली कॉलम नंबर 3 में लिख दी। फिर हमें इसमें से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करनी है। अगर हमारे पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री होती तो उसमें हम परचेजेस ऐड करते, यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी तो हमने उसको नहीं लिखा। इसके बाद परचेजेस लिख ली 29,000। उसके बाद हम इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, कोई लोडिंग अनलोडिंग ऐसा कोई एक्सपेंस भी नहीं था तो वो हम छोड़ देंगे। और फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जाता है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की आपके पास वैल्यू है 3000, वो आपको अलग से नीचे दी होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो फॉर एग्जांपल हमें गिवन है 3000, तो हम माइनस कर लेंगे तो आपके पास 26,000 CGS आ जाएगी, यानी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से माइनस करें तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 12,500। अब उसमें से एक्सपेंसेस हमने माइनस करने हैं। एक्सपेंस हमारे पास रेंट है, लाइटिंग है और जनरल एक्सपेंस है। तीनों हम यहाँ पर लिख के उनका टोटल करके 4500 ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 8000। तो ये स्टूडेंट हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमने बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करनी है। तो उसी ट्रायल बैलेंस में से अब हम रेवेन्यू और एक्सपेंस छोड़ देंगे, बाकी आइटम उठाने हैं। तो किस तरह, पहले वही हेडिंग आ गई हमारी, कंपनी नेम, डॉक्यूमेंट नेम और उसमें डेट उसी कॉलम में एज एट 31 दिसंबर। एसेट्स में नॉन करंट एसेट चाहे हेडिंग ना भी लिखें लेकिन तरतीब आपने वही फॉलो करनी है। तो फिक्सचर एंड फिटिंग नॉन करंट एसेट है, पहले लिख दिया। उसके बाद स्टॉक जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन था 3000, वो लिख लिया। डेटर्स यहाँ पर गिवन थे वो उठा लिए। बैंक यहाँ पर गिवन था, कैश यहाँ पर गिवन था। तो ये हमारे पास टोटल एसेट्स हो गए 30,100। इसके बाद चाहें तो आप ये एक और फॉर्मेट है कि आप इसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर लें
तो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ी थी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, तो वो भी आप कर सकते हैं। लायबिलिटी में हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर है 9100, तो माइनस कर लें, बाकी आपके पास 21,000 ये कैपिटल के बराबर है। अब कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे है, आपके पास कैपिटल था 20,000, इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, पिछली यहाँ पर नेट प्रॉफिट था 8,000, तो 20 प्लस 8 28,000, और इसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग हमारे पास है 7,000, तो हम 7,028 में से माइनस करें तो बाकी 21,000 हमारे पास कैपिटल ही बचता है। तो इसका मतलब कि आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन की है। तो आप इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, आप दूसरे फॉर्मेट में भी अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको ये बेहतर समझ आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किसी ट्रायल बैलेंस में आपने नंबरिंग कर लेनी है, आपने ये आइटम जो है उनको 1 2 3 इस तरह यहाँ पे सीरियल नंबर लगा लें। इस साइड पर इनके रेवेन्यू, एक्सपेंस यानी एब्रीवेशन ई, यहाँ पर आर लिख लें, ई लिख लें, ई लिख लें, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर ई, ये एसेट है ए लिख लें, ये भी एसेट है ए लिख लें, ये लायबिलिटी एल लिख लें, एसेट है ए लिख लें, ये भी एसेट है ए लिख लें, ड्राइंग कैपिटल है, ये भी कैपिटल है तो सी लिख लें, और फिर अमाउंट्स को बड़ी तरतीब के साथ 1 2 3 इस तरह करके एंड तक अमाउंट्स के साथ सीरियल नंबर लिख लें। लिख लेने के बाद आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर, आपको फॉर्मेट याद है, पहले सेल चाहिए तो यहाँ से सेल उठा लें, फिर अगर सेल रिटर्न है तो उसको डील कर लें, अगर रिटर्न होगी तो इस 2 कॉलम में आप इसकी कैलकुलेशन करके आगे लेके जाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो डायरेक्टली ये आपकी नेट सेल से आगे लिख दें। फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके लिए ओपनिंग स्टॉक नहीं है, परचेजेस के अदर एक्सपेंसेस अगर होते तो हम लिख लेते। क्लोजिंग स्टॉक आपको अदर इंफॉर्मेशन में गिवन होता है, फॉर एग्जांपल वो 3,000 है, यहाँ पे ऊपर गिवन नहीं है, आप एज्यूम कर लें कि ये 3,000 है, तो आप ये इसमें लिख लें। माइनस करेंगे तो ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, सेल में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो ये ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रास प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, तो यहाँ पर 3 एक्सपेंस हैं, रेंट, लाइटिंग और जनरल, तीनों माइनस किए, ये तीनों का टोटल था 4,500, माइनस किया तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 8,000 आ गया। अब इसके बाद बैलेंस शीट में जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस आप ट्रायल बैलेंस में से उठा चुके हैं उनको भूल जाएं, अब आप यहाँ पर एसेट्स उठाएंगे, नॉन करंट सिर्फ एक ही था, फिक्सचर एंड फिटिंग, फिर करंट उठाएंगे, उसमें पहले स्टॉक लिखना होता है, वो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में 3,000 था, डेटर्स यहाँ से उठा लें, बैंक उठा लें, कैश उठा लें, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दें, तो टोटल एसेट्स हमारे पास 30,100। अगर आपने ये फॉर्मेट नहीं फॉलो करना तो आप यहाँ पर पहले कैपिटल की कैलकुलेशन कर लें, ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 20,000, उसमें प्रॉफिट ऐड कर लें 8,000, और उसमें से ड्राइंग माइनस कर लें 7,000, तो ये आपके पास कैपिटल 21,000 आ जाएगा। उसके बाद लायबिलिटीज लिख लें 9100, इसको जमा करें तो ये भी 30,100, यानी दोनों साइडें आपकी बराबर हो जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपकी कंप्लीट बैलेंस शीट हो गई। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने का, इस वीडियो को वॉच करने का। जो भी आपकी क्वेरीज हैं इवन इस लेक्चर से या पिछले टॉपिक से, वो आप पूछ सकते हैं। आप अच्छे से रिवीजन करें। ये टोटल जो 16 लेक्चर्स हैं ये आपका सिलेबस है। बार बार बच्चे पूछते हैं कि सिलेबस, तो यही आपका सिलेबस है। जो आपके लेक्चर नंबर वाली स्लाइड होती है उसके ऊपर भी आपका सिलेबस लिखा होता है, तो वो हर 16 में वो एक एक स्लाइड थी, उसको भी कॉपी कर लें, तो वो आपका सिलेबस है। और अगर कहेंगे तो हम शेयर भी कर देंगे एक्सेल वर्ड फाइल में। तो यही आपके 16 लेक्चर्स आपका सिलेबस है, यही आपने तैयार करना है और इसी में से आपका पेपर होगा। इंशाल्लाह आपसे एग्ज़ाम में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।